इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को इस वीडियो में केमिस्ट्री में संबंधित अम्ल क्षार लवण के बारे में बताया जाएगा। विद्यार्थी, आप लोग को पहले होमवर्क के रूप में भी दिया गया था कि कुछ पदार्थ या कुछ वस्तुएं या कुछ नाम भी दिए थे, जैसे शरीर का अंग, आंख दिए थे, मनुष्य का मूत्र दिए थे। उन सभी में कौन कौन से अम्ल होते हैं उसके बारे में आपको बताना था। नहीं कहिएगा तो उसका आंसर लिख दिया जाएगा। बहुत बच्चों ने इसका आंसर लिख के दिया है, उसमें लगभग सही है। और यदि हमसे आंसर लेना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के वाई लिखिए, ठीक है। तो यानी हमसे आंसर आप चाहते हैं, चलिए ठीक है। तो आप लोग को बोल दिया जाता है, ध्यान से सुनिए, कि सेब में मौलिक अम्ल होता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है। आम, संतरा, नींबू, इन सभी में साइट्रिक अम्ल होता है। और इमली में ट्राइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके बाद मनुष्य के मूत्र में यूरिक अम्ल होता है ने। बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ये सभी अम्लों के बारे में आपको बता दिया गया। तो जितना मैंने 12 को दिया था उन सभी के बारे में बता दिया गया है। यदि कोई छूटा होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और एक शायद था खट्टे दूध यानी दही, लैक्टिक अम्ल, तो ये बोल दिया गया है और लिख भी दिया जाता है। तो सुनिए आगे की बात। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मनुष्य मांस को खाने के बावजूद पचाता नहीं है। मनुष्य मांस को खाकर पचाता नहीं है, जबकि कुत्ता कच्चे मांस खाकर वह चबा जाता है, समझ रहे, और उसे पचा भी लेता है, तो विद्यार्थी जी इस चीजों को ध्यान में रहे। क्यों? जबकि मनुष्य के भी आंत में क्वेश्चन था कि आंत में कौन सा अम्ल होता है, तो आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मनुष्य के भी आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और कुत्ते के आंत में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। लेकिन मनुष्य के आंत में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह तनु अम्ल के रूप में है, यानी इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है। और जो कुत्ते के शरीर में है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र के रूप में है, यानी मनुष्य के तुलना में कुत्ते के आंत में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसलिए वह कच्चे मांस को चबाकर पचा जाता है। समझे बात को? तो ये प्रश्नों का जवाब रहा, समझ रहे बातों को? तो इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। और यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने उत्तर का जवाब के लिए इंतजार करें। क्योंकि ये नहीं कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग लाइव से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं बहुत प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन बताएंगे, सब क्वेश्चन ही बताते रहेंगे आपका एक ही दिन में, तो थ्योरी फिर कैसे देंगे?
फिर क्वेश्चन कहाँ से उठेगा। इसलिए 2-4 क्वेश्चन पर डे में बताऊंगा आप वाला, और 2-4-5 वो मेरा वाला भी तो रहेगा थ्योरी। तो ये दोनों बात मैं आज लिखा दूंगा। जो 12 वो आपका वस्तु खाने पीने वाला, जो आम, इमली, सेब, संतरा, नाशपाती जो भी मैंने लिखा उसका यहाँ में लिख दूंगा, और फिर इसका जवाब लिखूंगा कि इसका कि क्वेश्चन आपको क्या था कि मनुष्य मांस को चबाकर नहीं पचाता है, जबकि कुत्ता कच्चे मांस को चबा करके पचा जाता है। इसका जवाब मैंने अभी बताया, ये दोनों का जवाब मैं लिखता हूँ। इसके बाद आपको सूचक के बारे में पढ़ाएंगे। सूचक, सूचक वह पदार्थ है जिससे किसी विलयन की अम्लीय और क्षारीय के बारे में इंडिकेट करता है, सूचित करता है, तो उसे हम लोग सूचक कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है, गंधीय सूचक और रंगीय सूचक। जो रंग परिवर्तित कर जांच करता है उसे रंगीय सूचक कहते हैं, और जो दुर्गंध की जांच करता है, सुगंध की जांच करता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। और इनमें से एक प्राकृतिक सूचक है और एक संश्लेषित सूचक है। प्राकृतिक सूचक जिसके बारे में आपने लिटमस पत्र के बारे में पढ़े हैं, कि लिटमस पत्र के बारे में भी कुछ बताए हैं और किसी बारे में नहीं बताए हैं। तो लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है और एक होता है संश्लेषित सूचक। इसको प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से नए रासायनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है, उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। यानी एक हुआ आपको सुगंध और गंध के आधार पर सुगंधीय सूचक और गंधीय सूचक, यानी रंगीय सूचक और गंधीय सूचक, और एक प्रकृति के आधार पर एक उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक सूचक जिसका उत्पत्ति प्रकृति में स्वयं हुआ और जो पौधे से प्राप्त किया जाता है ना। लाइकेन पौधा से आपको जो लिटमस पत्र है उसे तैयार किया जाता है ना। तो ये लाइकेन पौधा से तैयार हुए एक प्राकृतिक सूचक है विद्यार्थी। और इसके अलावे भी हल्दी, लाल गोभी, चुकंदर, ये सभी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है ना। तो एक प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक और रंगीय सूचक, ये सब सूचक है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। और आपने पढ़ा कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र डालते हैं तो लाल होता है। इसी को संक्षेप में बताए थे अनिल के बारे में। अनिल नहीं, कि अम्ल जो है आ से अम्ल, नी से नीला, अला से लाल, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल, रंग में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब ये जो लिटमस पत्र है वो रंगीय सूचक है। यहाँ कैसा है, रंगीय सूचक है। और वही बात कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, परंतु अम्ल लाल लिटमस पत्र पर, लाल पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न करता। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल, परंतु अम्ल लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न करता। अब आ जाइए कि जो क्षार होता है या क्षारक होता है, क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को, लाल को नीला बना देता है। लाल को क्या बनाता है, क्षारक या क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, परंतु नीले लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये था हम लोग को रंग के द्वारा अम्ल और क्षार की जांच करना, परंतु दुर्बल और निर्बल हम लोग इसके माध्यम से नहीं जांच करेंगे, पीएच स्केल से ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग जो अभी बात बताए उन बातों का जवाब लिख लेते हैं, इसके बाद आगे के टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपको क्षारक और क्षार पढ़ाया जाएगा। देखिए मिटाते हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन है निम्न में
कौन सा अम्ल होता है। जो दिया गया है 12 गो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 दिख रहा है नहीं। चलिए ये तो 10 तक देते हैं, है ना। और इसके बाद में 2 और लिख देंगे। सेब है, आम है, संतरा है। सेब, आम, संतरा। यानी सेब में कौन सा अम्ल होता है। मैंने अभी ऑडियो में भी बताया कि सेब में मौलिक अम्ल, सॉरी सेब, इसके बाद इमली, टमाटर, दही। इमली, टमाटर, दही। इसी को खट्टा दूध भी कहते हैं, खट्टा दूध। ठीक है। इसके बाद था विद्यार्थी सिरका, बिच्छू का डंक। सिरका, बिच्छू का डंक। इसके बाद था विद्यार्थी नींबू आंख। नींबू और आंख, सभी के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आपको ये सभी के बारे में ऑडियो के रूप में भी बताए कि सेब में मौलिक अम्ल होता है। सेब में मौलिक मौलिक मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। सिरका में ध्यान दीजिए विद्यार्थी, फिर से मौलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल। छूट गया था एगो नमी के कारण। एसिटिक अम्ल। बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल। नींबू में वही रहेगा, साइट्रिक अम्ल। आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मेरा विद्यार्थी आप इसको गौर से देख लें, है ना। एक बार मैं फिर पढ़ के सुना देता हूं, 20 सेकेंड। देखिए विद्यार्थी जी, फिर से देखिए। सेब मौलिक अम्ल, आम्ल साइट्रिक अम्ल, अमरूद साइट्रिक अम्ल, खट्टे आम्लयुक्त, संतरा साइट्रिक अम्ल, इमली टाइटेरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही या खट्टा दूध कहिए लैक्टिक अम्ल, सिरका या एसिटिक अम्ल, बिच्छू का डंक, है ना, मेथोनोइक अम्ल, नींबू साइट्रिक अम्ल, आंत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये देखिए विद्यार्थी, एक निप्टल पौधा होता है, निप्टल जंगली पौधा, ये भी आप लोग को बुक में चर्चा किया गया है विद्यार्थी जी। तो उसमें भी आपको मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। यहां से मैं एक क्वेश्चन करता हूं, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं उसका जवाब पहले आपसे लूंगा, इसके बाद आपसे नहीं होगा तो हम दूंगा। जब बिच्छू डंक मारता है तो आदमी में तड़प, जिसको कहते बीख, नहीं, आदमी तड़पता है, बेचैन होता है, क्यों? समझ रहे बात को? आप सोच के रखिएगा। पहले मैं इसको साफ करता हूं, और जो आप लोग को होमवर्क में है ना, क्वेश्चन क्या किए, जब बिच्छू डंक मारता है तो आदमी क्यों तड़पता है, क्यों बेचैन होता है ना। आपका जवाब पहले मैं लिख रहा हूं, इसके बाद आप सोच के रखिएगा, कहीं जाइएगा मत ना, सोच के रखिए। देखिए विद्यार्थी जी, अगला है मनुष्य के मूत्र और आंवला। 11 नंबर है विद्यार्थी, मनुष्य के 11 नंबर, मनुष्य के मूत्र या जंतु के भी मूत्र में यही होता है, जंतु के मूत्र, है ना। क्या बताए थे? यूरिक अम्ल। बायोलॉजी में अब इसी के बारे में बताएंगे। और 12 नंबर में क्या विद्यार्थी, शायद आंवला। देखिए आंवला भी खट्टे पदार्थ है, लेकिन इसमें अलग प्रकार का अम्ल पाया जाता है। आंवला खट्टे पदार्थ है, लेकिन इसमें अलग प्रकार का अम्ल पाया जाता है। इस अम्ल का नाम है एस्कर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कर्बिक अम्ल, कार्बिक अम्ल। तो हम लोग जितना आप लोग को दिए थे विद्यार्थी जी, उतना का बात लिखा दिए। अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य मांस खाकर पचाता नहीं है, मनुष्य मांस खा कर पचाता नहीं है, जबकि कुत्ता कच्चे मांस को खाकर पचा लेता है। क्यों? ये जवाब क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था कि मनुष्य मांस खाकर पचाता नहीं है,
जबकि कुत्ता कच्चे मांस को खाकर पचा लेता है क्यों? है ना? ये दो कल परसों क्वेश्चन दिए थे, है ना? आप लोग इसका आंसर अभी तक कोई बच्चा नहीं लेकर भेजा, और ये आप हमेशा सब क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैंने भी एक क्वेश्चन दिया कि बिच्छू जब डंक मारता है तो आदमी तड़पता है क्यों, बेचैन क्यों होता है? मैं आप लोग को सोचने के लिए कहा है, आप सोचिएगा, है ना? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, और ये हमारे शरीर में जब जाता है, रिएक्शन करता है, तो क्या परिवर्तन होती है, उस परिवर्तन के कारण तड़पने का होता। मैंने थोड़ा हिंट कर दिया है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना? तो आइए मैं इसका आंसर के बारे में फिर से बता देता हूं, और फिर इसके बारे में लिखते हैं, है ना? क्वेश्चन सुनिएगा। मनुष्य और कुत्ते के आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, बट यानी लेकिन किंतु परंतु जो भी हो, मनुष्य के आंत के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो तनु रूप में है। मैंने आपको कल तनु अम्ल के बारे में बताया था, तनु अम्ल के बारे में बताया गया था पीछे वाले वीडियो में, कि तनु अम्ल का मतलब होता है जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो। कोई विलयन है, उस विलयन में यदि कोई अम्ल जिस अम्ल हो, किसी अम्ल का यदि हम लोग तनु बनाना चाहेंगे तो कोई विलायक पदार्थ लेंगे और उसमें अम्ल डालेंगे, विलेय पदार्थ, अम्ल विलेय पदार्थ और एक विलायक पदार्थ को लेंगे और डालेंगे, डालने के बाद दोनों घुल जाएगा, घुलने के बाद विलयन तैयार हो जाएगा। अब उस विलयन को नाम रहेगा तनु विलयन। क्या रहेगा? तनु विलयन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वह विलायक जल है, क्योंकि आपने पढ़ा कि अम्ल जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। तो यहाँ पर जल ले लिए विलायक पदार्थ, अम्ल ले लिए विलेय पदार्थ, और दोनों को घुल गया तो बन गया विलयन। और इसमें इतना कम मात्रा है विद्यार्थी, एक छोटा सा उदाहरण है कि 5 लीटर जल है। जल कितना है? 5 लीटर। 2 बर्तनों में 5 लीटर जल को लिया, समझ रहा विद्यार्थी, है ना? 5 लीटर जल को लिया, इसमें आप 2 ml HCl डाला। क्या ml? 2 ml। और इसमें आप 12 ml HCl डाला। ml कितना डाला? HCl। तो देखिए विद्यार्थी जी, इसमें आप विलायक पदार्थ की मात्रा सेम है, परंतु विलेय पदार्थ जो उसमें घुलने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा कम है। अतः इसका जो विलयन तैयार होगा, सॉल्यूशन जो तैयार होगा, है ना विद्यार्थी, वो तनु होगा, और इसका सॉल्यूशन जो तैयार होगा विद्यार्थी जी, वो शांत होगा। यही बात कुत्ते और मनुष्य के आंत में है, कि मनुष्य के आंत में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो तनु रूप में है, जो न तो मांस को पचाता है और न तो सड़ाता है। जैसे आपने अंदर लिया मां वैसी निकल जाएगा, समझे बात को? लेकिन उस मांस के अंदर जो पोषक तत्व है वह इलियम में जाकर पाचन हो जाता है। इलियम में जाकर, आपने इलियम के बारे में पढ़ा। तो विद्यार्थी जी, हम वहां ना जाकर के यहां आ जाना है कि मनुष्य के आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु रूप में है, जो भोजन को न तो पचाता है और न तो मांस को सड़ाता है। मांस को सड़ाता भी नहीं, भोजन को पचा जाता है। समझ रहे बात को? भोजन को पचाता है परंतु मांस को सड़ाता नहीं है, न तो पचाता है। जबकि कुत्ते के जो आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सांद्र रूप में है, जो मांस को आसानी से पचा लेता है। इतनी तो जवाब है। उसमें तनु है, इसमें सांद्र है। तनु होने के कारण उसमें दुर्बल और दुर्बल हो गया, और इसमें उसकी दुर्बलता से दोनों में तुलना करेंगे तो उसमें दुर्बल हो गया मनुष्य में, और इसमें प्रबल हो गया। समझ रहे बात को? आइए, यही चीज हम आप लोग के बीच में लिख रहे हैं, तब तक ले बिच्छू वाला याद रहे, है ना? मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के आंत में, मनुष्य के आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु रूप में है, तनु रूप में है, जो मांस
जो मांस को न तो पचाता है और ना ही मनुष्य के आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु रूप में है, जो मांस को न तो पचाता है और ना ही सड़ाता है, जबकि कुत्ता के आंत में HCl सांद्र अम्ल के रूप में है, जो मांस को आसानी से पचा लेता है। बहुत छोटा सा जवाब था कि मनुष्य में तनु रूप में है और कुत्ते में सांद्र रूप में है, यानी उसमें शक्ति कम है मनुष्य में, इसलिए पचाता ना तो सड़ाता है, मांस का बात है ना। और कुत्ते में यह अधिक मात्रा में है, जो क्या करता है, आसानी से पचा लेता है। तो ये रहा आप लोग को प्रश्नों का जवाब, और आप सुनते रहिए, इसको आप लोग को 20 सेकंड तक देखना है, और 20 सेकंड के बाद बिच्छू वाला डंक के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देख लिया विद्यार्थी जी, आपने इतनी बात को याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में तनु रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, जो भोजन को केवल पचाता है, सड़ाने का काम नहीं करता है। और उसी प्रकार से कुत्ते में जो रहता है वो सांद्र के रूप में रहता है। तो ये आपका प्रश्नों का जवाब। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि जब बिच्छू डंक मारता है तो आदमी तड़पता क्यों है, चिल्लाता क्यों है, फरफराता क्यों है, रोता क्यों है ना। तो आइए विद्यार्थी जी, बहुत रोचक शब्द है। अभी बरसात का मौसम है, आप सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं, और बराबर खेतों में किसान अभी धान रोपने के लिए निकलते हैं, और ये शंकर भगवान जो कान में जो कुंडल है वो बिच्छू का ही है, ये कखने आरी से निकलेगा और पैरों में हाथों में मारेगा। इसलिए इस रोचक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए हम सब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अभी आपने पढ़ा कि बिच्छू के डंक, यानी जब बिच्छू डंक मारती है, आगे से वो काटती नहीं है ना, बिच्छू काटती नहीं है विद्यार्थी जी। वो बिच्छू को तो मुझे फिगर बनाने आता नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। यह देखिए, ये पीछे से यहां से डंक मारती है बिच्छू, यहां से डंक मारती है बिच्छू, बिरने, बिच्छू, ये सब आगे से नहीं, ये अपना मुंह से कुछ नहीं करेगा, है ना। ये जब भी करेगा तो पूंछ से, और इसके पूंछ से जो डंक अभी बताया आप लोग को कि इसमें मेथनोइक अम्ल, जैसे डंक मारता तो मेथनोइक अम्ल निकलता, मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, याद रहे, मैं लिख दूंगा अभी। तो ये मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जब शरीर में प्रवेश करेगा तो रक्त में तो ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाएगा। अब सुनिए विद्यार्थी कि रक्त में जाने पर ये मेथनोइक अम्ल और रक्त में उपस्थित
कार्बन डाई उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, क्योंकि ढोने का काम करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन दोनों के बीच ट्रांसपोर्टिंग होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा। तब वहां कार्बन डाइऑक्साइड के जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस कहा जाता है। कौन सी गैस? दम घुटने वाली। इसलिए जब यह हमारे शरीर में जैसी डंक मारता है तब क्या छोड़ता है? मेथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल। जब फॉर्मिक अम्ल हमारे रक्त में प्रवेश करता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ना अर्थात ऑक्सीजन का अभाव। चूंकि देखिए विद्यार्थी, ध्यान से सुनिए कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए तो देख रहा है कि अभिकारक में दोनों सेम है और उत्पाद में दोनों अलग है। ईबी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा, ईबी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं है, आंशिक है। यानी जैसी ये डंक मारता है तब शरीर के अंदर, रक्त में और शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है, बेचैनी होने लगता है। आप यदि कभी कलाल कहीं जगह पर रहिए जहां पर ऑक्सीजन का अभाव होने लगे तो सबसे पहले ऐसी व्याकुल होने लगेगा, आदमी बेचैन होने लगेगा, तड़पने लगेगा। और एक तो ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है और उसके जगह बन रहा है आगे अंदर क्या? रक्त में तो कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ रहे हैं? इसलिए बेचैनी, तड़प, दर्द, पीड़ा उत्पन्न होती है। समझ आएगा? तो आइए हम इसको डिटेल से फिर से बोलते हैं। जब बिच्छू डंक मारता है तो फॉर्मिक एसिड यानी मेथनोइक एसिड शरीर में प्रवेश करता है। इसको प्रवेश करने से कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होने लगता है, जिससे ऑक्सीजन का अभाव महसूस अर्थात उसके कमी से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन, समय प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण बढ़ते चला जाता है। श्वास लेने में तकलीफें होती है ने? श्वास नली और रक्त नली दोनों में ऑक्सीजन का अभाव होने लगती है, जिसके कारण शरीर के अंदर पीड़ा, दर्द, बेचैनी उत्पन्न होती है। तो अभी आपने सुना इस चीजों को, अब इसी चीज को मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, बिच्छू को डंक मारने से दर्द, बेचैन, पीड़ा, बिच्छू को डंक मारने से दर्द, बेचैन, पीड़ा क्यों उत्पन्न होता है? देखिए इसका जवाब है मेरे विद्यार्थी, जब बिच्छू डंक मारता है तब फॉर्मिक अम्ल, इसी को नाम है मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल शरीर में बढ़ने से CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड
उत्पन्न होता है जिससे दर्द, बेचैन और पीड़ा नहीं पीड़ा उत्पन्न होता। ये था आपका जवाब है। अब आगे क्वेश्चन लिखा रहे हैं, सूचक क्या है। मैं अभी आपके इसके बारे में पढ़ाया था, समझाया था। 1 मिनट पढ़िए उसको। गर्मी विद्यार्थी, देखिए सूचक क्या है इसके बारे में बताते हैं। अभी मैंने बताया था भी कि सूचक वह पदार्थ है जिससे किसी विलयन का अम्लीय और क्षारीय के गंध और रंग की जांच किया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। समझ रहे हैं बात। तो अम्ल के बारे में बताता है, क्षार के बारे में बताता है, सुगंध के बारे में बताता है और साथ ही साथ बताए रंग के बारे में बताता है। तो जो रंग के बारे में बताएगा रंगीय सूचक कहलाएगा, गंध के बारे में बताएगा गंधीय सूचक कहलाएगा। समझ रहे हैं बात। तो गंधीय सूचक और रंगीय सूचक ये दो प्रकार से यहाँ हो गया। और फिर उसमें भी दो भाग हो जाता है, एक प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक, है ना। तो आइए मैं इसका जवाब लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूचक वह पदार्थ है जिससे किसी विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उसका रंग एवं गंध की सूचित प्रदर्शित करता है, उसे सूचक कहते हैं। दो प्रकार के यह दो प्रकार के होता है। पहला गंधीय सूचक, और दूसरा रंगीय सूचक। और फिर दोनों में हो जाता है प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। तो आप इसको गौर से दोनों को पढ़ें। तो पढ़िए विद्यार्थी जी,
सूचक सूचक वह पदार्थ है जिससे किसी विलयन के अम्लीय क्षारीय तथा उसका रंग एवं गंध की सूचित करता है, यानी बताता है, दर्शाता है ना, कि अम्ल है कि क्षार है, इसका गंध कैसा है, इसका रंग कैसा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, गंधीय सूचक और रंगीय सूचक। वह सूचक जो रंग में परिवर्तित करेगा उसको रंगीय सूचक कहलाएगा, और वह सूचक जो गंध में परिवर्तित करता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं, है ना। रंगीय सूचक जो होता है तीन प्रकार के होता है। एक लिटमस पत्र भी है, रंगीय सूचक है। आपने पढ़ा कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी लिटमस पत्र किसका उदाहरण है, तो रंगीय सूचक का है। किसका है, रंगीय सूचक का। और मेथिल ऑरेंज इसी का है, आगे बता रहे हैं उसके बारे में। एक और है फिनोल्फिलीथीन, तो ये भी किसका है, रंगीय सूचक में, जिसमें लिटमस पत्र जो है प्राकृतिक सूचक है, जबकि वो दोनों जो बताया गया है अभी आपको, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिलीन, वो दोनों जो है संश्लेषित सूचक है। तो आइए मैं इसके बारे में बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। सूचक के बारे में इतना आप ध्यान में रखिए एकदम छोटे से शब्दों में, कि जिस पदार्थ से हम अम्ल, क्षार या उसके उदासीन तथा उसका रंग और गंध के बारे में जिसके से पता लगाते हैं, जिससे पता लगा लेंगे वही सूचक कहलाएगा। समझ रहे बात को, वो क्या कहलाएगा, सूचक कहलाएगा। और ये कै प्रकार के हुआ, दो प्रकार के। कौन कौन हुआ, तो अभी आप लोग को बोर्ड पर लिख दिया गया। और जो रंगीय सूचक और गंधीय सूचक, जो रंगीय सूचक जो होगा विद्यार्थी, रंग को दर्शाता है, रंग को परिवर्तित करता है ने, और गंधीय सूचक जो होता है गंध में परिवर्तित करता है। तो पहला था आप लोग को विद्यार्थी जी, पहला क्या था, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक था पहला। गंधीय सूचक क्या है, आंसर होगा विद्यार्थी जी, वह सूचक जो गंध में परिवर्तित होता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। यानी गंध जैसी रहेगा तो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, वो गंधीय सूचक कहलाएगा। और एक होगा विद्यार्थी जी रंगीय सूचक क्या है, आंसर होगा विद्यार्थी जी, वह सूचक जो रंग में परिवर्तित होता है उसे रंगीय सूचक कहते हैं। देखिए अभी आप लोग के बीच गंधीय सूचक, वह सूचक जो गंध में परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, बदलता है, तो उसे गंधीय सूचक कहेंगे। यानी पहले उसका गंध कुछ और था और डालने पर अब उस पदार्थ का जो सूचक आप जिसको डाले उसका गंध और है।
तो हम उस सूचक को क्या कहेंगे? गंधीय सूचक। रंगीय सूचक वह सूचक जो रंग में परिवर्तित होता है उसे रंगीय सूचक कहते हैं। इस सूचक को हम लोग 3 प्रकार के सूचकों से रंग की जांच करते हैं। पहला लिटमस पत्र, दूसरा मिथिल या मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फिनोल्फिनीथीन। ये 3 को जो है रंगीय सूचक है, जिसमें लिटमस पत्र जो है प्राकृतिक सूचक है और मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिलीन ये दोनों संश्लेषित सूचक है। आइए मैं इसको भी लिखते हूं आगे क्वेश्चन में। रंगीय सूचक को कितने भागों में बांटा गया है? रंगीय सूचक को तो आंसर होगा विद्यार्थी कि रंगीय सूचक को 3 भाग में बांटा गया है। एक पहला लिटमस पत्र, गप नहीं, लिटमस पत्र। दूसरा मेथिल या मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फिनोल्फिनीन। लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिनीन। इसमें जो लिटमस पत्र है विद्यार्थी जी, ये एक विशेष प्रकार के पौधे, लाइकेन पौधा, और ये दोनों प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं और इसको संश्लेषित सूचक। जो किसी पौधे पादपों से तैयार किया जाता है या होता है तो उसे हम लोग लिटमस पत्र, और जो प्रयोगशाला में किसी रसायन द्वारा तैयार की जाती है तो उसे हम लोग संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो इसमें लिटमस पत्र के अलावे भी कई एक प्राकृतिक सूचक है। सुनिएगा नाम, ऐसे पीछे भी मैंने बताया वीडियो में। लिटमस पत्र हल्दी, लाल पत्ता गोभी और चुकंदर का नाम सुने होंगे। ये सभी जो होते हैं विद्यार्थी प्राकृतिक सूचक है। आप इसको गौर से थोड़ा समझ पढ़ लें, इसके बाद मैं मिटाता हूं।
देखिए विद्यार्थी जी, तो आपने पढ़ा, यदि कहेगा प्राकृतिक सूचक क्या है, तो मैंने अभी बताया कि लिटमस पत्र के बारे में, कि लिटमस पत्र जो होगा वो प्राकृतिक सूचक है। और नोट में लिख देते हैं मेथिल और एन, समझ रहे हैं, दोनों जो है संश्लेषित सूचक है। देखिए नोट पॉइंट में याद रखिएगा ध्यान से, नोट में क्या याद रखना है कि लिटमस पत्र कौमा हल्दी कौमा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी भी होता है, और चुकंदर सभी प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र, हल्दी, पत्ता गोभी, चुकंदर, लाल पत्ता गोभी होता है, सभी प्राकृतिक सूचक है। ये पहला बात में। दूसरा बात में आपको याद रहे फिनोल फथेलीन और मेथिल ऑरेन को संश्लेषित, जल्दी लिखा है, संश्लेषित सूचक कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, लिटमस पत्र, हल्दी और ये पत्ता गोभी, चुकंदर सभी प्राकृतिक सूचक कहलाता है। फिनोल्फिलीन, मेथिलोरेन को संश्लेषित सूचक कहते हैं। ये तो हम लोग आंख वाला आदमी जो है पहचानने के लिए ये सभी का उपयोग करेंगे कि नीला डालेंगे तो लाल हो जाएगा, लाल डालेंगे तो नीला हो जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन अंधे व्यक्ति अम्ल का पहचान कैसे करेगा, किस सूचक की मदद से करेगा, उसको भी करना है। एक प्रश्न आपको लिए है, अंधे व्यक्ति किस प्रकार के सूचक का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की जानकारी प्राप्त करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। समझ रहे बातों को? अंधे व्यक्ति पढ़े लिखे हुए या पढ़ा लिखा हुआ के बाद अंधार हो गया, तो विद्यार्थी किस सूचक का प्रयोग करेगा, किस, मैं इतनी की नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको रंगीय बताया, गंधीय बताया, प्राकृतिक भी हो गया, संश्लेषित भी हो गया, किस सूचक का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की जानकारी प्राप्त करेगा? जवाब आपके लिए। समझ रहे बातों को? अब हम आप लोग को ये लिटमस पत्र के बारे में बता रहे हैं। यह लिटमस पत्र एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार का पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। अर्थात यह पौधे की पत्तियां जो है उदासीन होता है। लेकिन जब इसे प्रयोगशाला में लिटमस पत्र को
फिल्टर पेपर पर निकालकर सुखाया जाता है, तब यह लाल रंग और नीले रंग दो रंगों में बदल जाता है। दो रंगों में यह क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक नीले रंग का और एक लाल रंग का। जो नीले रंग का बदलता है उसको नीला लिटमस पत्र कहते हैं, और जो लाल रंग में बदलेगा उसको लाल लिटमस पत्र कहते हैं। और तब जाकर करके इस पर अम्ल और क्षार का प्रभाव होगा। अम्ल और क्षार का प्रभाव होगा। यह लिटमस पत्र जो है लीचेन, अभी मैंने लाइकेन बोल दिया, थोड़ा मिस्टेक है, लीचेन होता है। देखिए विद्यार्थी, कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो आइए हम आप लोग को लीचेन पौधे के बारे में बताते हैं। यह पौधा जो लीचेन पौधा है थैलोफाइटा समूह का है। तीसरा नोट पॉइंट, लिटमस विलियन बैगनी रंग का उदासीन अर्क है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का उदासीन अर्क है जो थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधा का नाम है लीचेन पौधा से निकाला जाता है। देखिए विद्यार्थी, लिटमस विलियन बैगनी रंग का उदासीन अर्क है जो थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधा से निकाला जाता है। सुन लिया? यह न अम्लीय होता है, यह न अम्लीय और न क्षारीय होता है यानी यह जो शुरू में न तो अम्लीय प्रकृति का है और न तो क्षारीय प्रकृति का है, लेकिन परंतु अम्ल में डालने पर लाल और क्षार में अम्लीय विलयन में डालने पर लाल, थोड़ा लिख देते हैं, छूट गया सेंटेंस, परंतु अम्लीय विलयन में डालने पर लाल और क्षारीय विलयन में डालने पर नीला होता है। फिर से पढ़िए इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत है, इसको अलग करके भी नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही के सेंटेंस में सब आगे बढ़ रहा है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का उदासीन अर्क है, यानी ये पहले बैगनी रंग का होता है शुरू में, है ने? किस पौधा से निकाला जाता है? तो लीचेन के पौधा से, है ने? जो ना तो शुरू में अम्लीय होता है और ना तो वो क्षारीय होता है, लेकिन
अम्लीय में भी है ना तो क्षारीय, लेकिन उस बैगनी रंग का जो पत्र है वो अम्लीय में जब डालते हैं तो वो लाल हो जाता है और क्षारीय में डालते हैं तो नीला हो जाता है। लेकिन अब यहां से विद्यार्थी साथ ही साथ जब इस लिटमस पत्र को फिल्टर पेपर के साथ मिलाकर सुखाया जाता है तब दो अलग रंगों में बढ़ जाता है, जिसको आप नीले लिटमस पत्र और तब लाल लिटमस पत्र के नाम से जाना जाता है। यानी यहां से चौथा पॉइंट में लिख देंगे कि जब लिटमस पत्र को जब लिटमस पत्र को फिल्टर पेपर के साथ मिला कर सुखाया जाता है तब यह लाल लिटमस और नीले लिटमस पत्र बनता है। यह देखिए यहां आकर के मिला कि लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र कैसे बनता है। तो लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र को बनाने के लिए फिल्टर पेपर में एक साथ मिला देंगे और मिलाने के बाद सुखा देंगे। सुखाने पर वो खुद दो रंगों में बढ़ जाता है। जो लाल रंग के रहेगा उसका नाम दीजिएगा लाल लिटमस पत्र और जो नीले रंग के रहेगा उसका नाम दीजिएगा नीले लिटमस पत्र। तब यहां से जाकर के आपका अब बनेगा लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डालने पर, है ना, कि अम्ल जो है पांचवा बात में विद्यार्थी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है। कौन रंग में? लिटमस यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को कौन रंग में बदलता है? लाल रंग में बदलता है। इसलिए यहाँ पर लिटमस पत्र रंगीय सूचक है। कैसा है? रंगीय सूचक है। और छठा बात हो जाएगा कि क्षार या क्षारक का विलयन, क्षारक के विलयन लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला करता है यानी जो क्षार है वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो ये हम लोग को लिटमस पत्र जो है रंगीय सूचक है। लिटमस पत्र क्या है? रंगीय सूचक है। सातवां बात लिख देते हैं, यहाँ पर पीछे भी लिख दे कि लिटमस पत्र चाहे लाल रंग का हो या नीले रंग का हो, लिटमस पत्र रंगीय सूचक जो रंग में बदलने का काम करता है। कौन में बदलने का काम करता है? रंग में। तो याद रहे विद्यार्थी, ये सब चीजों को ध्यान से इसको एकदम दिमाग पर बैठा लीजिएगा, है कि लिटमस पत्र जो है शुरू में बैंगनी रंग का तरह उदासीन होता है, इस पर न तो अम्लीय प्रभाव होता है न तो क्षारीय प्रभाव होता है, लेकिन जब उसे फिल्टर पेपर के साथ मिलाकर एक साथ जुड़कर सुखाया जाता है तब यह लाल रंग के और नीले रंग में बदल जाता है। जो लाल रंग में होता है उसका नाम पड़ता है लाल लिटमस पत्र और जो नीले रंग का होता है उसका नाम होता है नीले रंग का लिटमस पत्र। अर्थात जब इसमें अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो जब नीला रहेगा तो वो बन जाएगा लाल में
और जो लाल है वो बन जाएगा नीला में। तो इस प्रकार से ये सारी बातों को आपको पॉइंट में लिख दिया गया है। तो रंग में परिवर्तित होने के कारण लिटमस पत्र को रंगीय सूचक कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैनल के साथ और इसी वक्त में। तब तक सभी विद्यार्थियों को एक साथ जय हिंद।